तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो देखिए, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ यह फेंका गया था। तो यहाँ पे देखिए v बराबर होता है u माइनस जी इंटू टी। ठीक है, g जो है नकारात्मक है, तो यहाँ पे जो है o बराबर होगा u माइनस जी। ठीक है, और g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर है 12.5। u बराबर हो जाएगा आपको g इंटू टी, यानी 10 गुने 12.5। ठीक है, तो u बराबर जी टी, u बराबर हो जाएगा आपको g और t। ठीक है, u बराबर जी टी, तो 10 गुने कितना, 10 गुने 12.5, ये हो जाएगा आपको 125 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 125, तो 10 गुने 12.5, 10 गुने 12.5। ठीक है, 10 गुने 12.5, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो खाली स्थान पर आवर्तन की घटना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नियमित। तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होता है। ये सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा साथ ही ये एक दिशा में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 123 की यदि बात किया जाए तो 123 है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, तो 123 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण एक निश्चित ताप पर खो देते हैं, उसे जो है क्रांतिक ताप कहते हैं। लोहे का क्रांतिक ताप कितना होता है? लोहे का क्रांतिक ताप होता है 725 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 124 है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? 124 का फर्स्ट, हीलियम। तो गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, और देखिए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 के साथ हीलियम गैस भरी होती है। 125 कहता एक धातु M के क्लोराइड का अणुसूत्र जो है MCl2 है, M के ऑक्साइड का अणुसूत्र होगा 125 का फर्स्ट MO। तो चूंकि धातु क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है, हम समझ सकते हैं कि M जो है द्विसंयोजी है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि M द्विसंयोजी हैं, इसलिए यह जो है M2+ हो जाता है, और ऑक्साइड द्विसंयोजी होने के कारण O के पावर -2 हो जाता है। ठीक है, तो संयोजन करने पर धातु ऑक्साइड विद्युत रूप से तटस्थ हो जाता है और धातु और सूत्र को MO के रूप में लिखा जा सकता है, MO। नेक्स्ट 126 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? 126 का फर्स्ट, लेंथोनाइड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को लेंथोनाइड्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व हैं, इन्हें F ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। 127 अतः यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए ताकि वह मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो 137 का देखिए, तो 137 का हो जाएगा V1/V2 बराबर T1/T2। ठीक है, T1/T2। तो V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर होगा V/2। तो V2 बराबर होगा आपको, V1 बराबर है V/2 और V2 बराबर मान लीजिए V। ठीक है, तो T1 बराबर देखिए
तो T1 बराबर होगा 200 T1 बराबर होगा 273 प्लस 27, 273 प्लस 27 यानी कितना 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो T2 बराबर क्या होगा, तो T2 बराबर होगा V/2 बट्टा में V बराबर 300 बट्टा में T2, ठीक है। तो T2 बराबर होगा 600 केल्विन, 600 केल्विन, ठीक है। तो T2 बराबर 600 केल्विन यानी तो T2 बराबर होगा 600 माइनस 273, 600 माइनस 273 यानी 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके, 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, दो धातुओं ए और बी की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा है गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। तो देखिए, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 128 का दूसरा ऑप्शन, इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, तो द्वितीयक पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती हैं वह बाहर की ओर रहती हैं, ठीक है, और बाहर की ओर रहती हैं। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती हैं तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती हैं। नेक्स्ट कहता CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu उपयुक्त अभिक्रिया के संबंध में सही कथन। 129 का होगा 2। Cu की कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो कॉपर की तुलना में जिंक जो है अधिक जो है क्या है, तो जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में मिलाने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ता तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील हैं, ठीक है। तो कॉपर की तुलना में जिंक जो अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट 130, संतृप्त विलेय के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। 130 का होगा तीसरा, कि इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। तो संतृप्त विलेय के बारे में गलत असत्य कथन है, इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 131, कहता थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 131 का होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा फर्स्ट, तो वे क्रॉस लिंकिंग के साथ दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं जिनमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता। तापन भी श्रृंखलाओं के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न नहीं करता। थर्मोप्लास्टिक को कई बार संसाधित किया जा सकता है, उदाहरण पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। 132, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। 132 का 3, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। यह तीव्र गंध युक्त एवं एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नेक्स्ट 133 है कि कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है। 133 का तीसरा, 133 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी केवल डी जो है सही नहीं है, केवल डी यानी Cu प्लस FeSO4। तो 133 का होगा 3। तो लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को लोहे के नीचे रखा जाता है, ठीक है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती हैं क्योंकि कॉपर आयरन सल्फेट विलयन में से आयन को विस्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट 134 है कि एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है, दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन गंधहीन एवं गैस हैं। A मानवों के लिए हानिकारक और B एक हरित घर गैस है। पहचानिए जो है A और B क्रमशः हैं।
ऑप्शन ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे जो है 134 का राइट आंसर होगा 3, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कि कमरे के तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रंगहीन, गंधहीन और गैसीय होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए जहरीली और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या है? ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। 135 का होगा 3, 135 का तीसरा यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो है मिश्रण होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 136, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट, कहता किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो तीसरा लैंगिक। तो देखिए लैंगिक प्रजनन विशाल विविधता लाने में सक्षम है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इस जीवन में प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन है। सभी स्तनधारी लैंगिक प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, 138, हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती हैं? 138 का होगा 3, ग्रेना। तो प्रकाश की प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह क्लोरोप्लास्ट के कणिका में होता है। प्रकाश की ऊर्जा को थाइलाकोइड झिल्ली में एंजाइमों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ऊर्जा वाहक यौगिकों का उत्पादन होता है, एटीपी और NADPH। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, कहता है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की खालिस्तान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। 139 का 2, वनस्पति प्रसार। वनस्पतिक प्रजनन वनस्पति प्रसार वनस्पतियों में और लैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधों के कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। अर्थात इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? 140 का 2, पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए जो है आर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मेक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकती है। नेक्स्ट, 141, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2, सूअर। तो देखिए सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो किसी रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। अन्य जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा जिसके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम का स्रावन करते हैं। नेक्स्ट, 142, 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि दूसरा भोजन बनाता है वो प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। 142 का तीसरा ऑप्शन, सहजीवन। क्या कहते हैं? सहजीवन। सहजीवन का सहोपकारिता भी
कहते हैं। सहजीवन को सहोपकारिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 कहता मेढक तथा कछुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। 143 का 3 आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो श्लेष्मा ग्रंथियों से हमेशा श्लेष्मा निकलता है जो मेढक और केचुआ के शरीर को चिपचिपा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इनका शरीर चिपचिपा होता है। 144 कहता फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो 144 का होगा 144 का फर्स्ट यानी ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे है कि फसली और खरपतवार के प्रभाव, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन। तो 144 का फर्स्ट, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करता है। खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को कम करने में सहायता करता है। किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए लगाता है, ये अनैच्छिक पौधे इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। खरपतवार से हुई हानि किसी अन्य फसलों, किसी अन्य कारणों से जैसे कीड़े मकोड़े, रोग, व्याधि आदि से हुई हानि की अपेक्षा अधिक होती हैं। एक अनुमान के आधार पर हमारे देश में विभिन्न व्याधियों से प्रतिवर्ष लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की हानि होती है, जिसका लगभग 1/3 से ज़्यादा खरपतवार द्वारा होता है। 145 है 145। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 144 का, ये फर्स्ट होगा यानी सी और डी होगा। क्या होगा? सी और डी। सी और डी यानी ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है और ये फसली पादपों से जल पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है, ये फसली पौधों से पादपों से जल पोषक, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करता है। ये नहीं होगा, फर्स्ट बी और ए ये सब नहीं होने वाला है, कुछ केवल सी और डी होगा। नेक्स्ट 145 नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? 145 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती हैं जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती हैं। इसमें क्रमशः कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है कि विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 146 है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन सा किसी के मादा भाग को संगठित करते हैं? 146 का 3 पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिकाग्र। तो देखिए 146 का होगा 3 टेडपोल या लार्वा एक वयस्क। नीचे दिए गए समुच्चय में से कौन सा किसी के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए 146 का होगा राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। तो टेडपोल जो है, टेडपोल या लार्वा एक वयस्क, टेडपोल या लार्वा एक वयस्क मेढक के रूप में पूरी तरह से अलग है। टेडपोल के श्वसन गिल्स जो है, देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी, ये तो हो गया आपको 146 का राइट आंसर होगा। 146 का तीसरा ऑप्शन कि नीचे दिए गए समुच्चय में से कौन सा किसी के मादा भाग को संगठित करता है? तो पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 147 नीचे दिए गए वाक्य एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। तो एक पौधे 147 का होगा फर्स्ट अदरक और हल्दी। देखिए राइजोम जड़ों का गुच्छ एक परिवर्तित तना है जो क्षैतिज एवं भूमिगत रूप से बढ़ता है। इसमें जो है नोड्स, गांठ और इंटरनोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। हल्दी या अदरक जैसे कुछ पौधों के राइजोम पर कलिकाओं से जो है वर्टिकल शूट जो उत्पन्न होता है।
तो यही है कि क्या एक पौधे के रूपांतरण तने का युग्म है, तो अदरक और हल्दी। ठीक, नेक्स्ट कहता दांत 6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। 148 का तीसरा यानी न तो एक और न ही दो, न तो एक और न ही दो। कहता है कि कौन सा सच है दांत 6 के बारे में, तो न ही एक और न ही दो सत्य। तो यहाँ पे देखिए, सामान्यतः हमारे मुंह में जीवाणु मौजूद होते हैं, लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांतों और मुंह को साफ नहीं करते हैं तो कई हानिकारक जीवाणु भी इनमें रहने और बढ़ने लगते हैं। ये जीवाणु बचे हुए भोजन में मौजूद शर्करा को तोड़ते हैं और अम्ल जो है निमोचित करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहा जाता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो यह दांतों के नुकसान का कारण बनता है और चरम मामलों के दांतों की हानि होती है। चॉकलेट, मिठाई, शीतल पेय और अन्य चीनी उत्पाद दांत क्षय के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, 149 है कि भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 149 का 149 का होगा 3 यानी 1 और 3। भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, और भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। 150 प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 150 का देखिए, प्राणियों के संदर्भ में, तो ए फर्स्ट ऑप्शन, मानवों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। तो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न 150 का हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मानवों के मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक है, तो देखिए, मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहां अतिरिक्त एमिनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।